नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभ्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज रायपुर। आज मैं बीएससी पार्ट 1 की छात्राओं के लिए, जो कि होम साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, उनके एक पेपर टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के यूनिट 1 से एनिमल फाइबर सिल्क पर उनके साथ चर्चा करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिल्क या रेशम ये हमें रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है और इस कारण से इसे हम एनिमल फाइबर के नाम से जानते हैं। संसार के समस्त देशों में रेशम का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है और वर्तमान समय में भी रेशमी वस्त्रों को अत्यधिक पसंद किया जाता है। प्राचीन काल में रेशमी वस्त्र के प्रयोग को राशि या वैभवपूर्ण विलासिता का प्रतीक माना जाता था। वर्तमान समय में भी जब भी हम कोई शुद्ध या पवित्र कार्य करते हैं, तब हम रेशमी वस्त्रों को धारण करते हैं। रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है और इसमें अपनी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जिस कारण से हम रेशम को वस्त्रों की रानी भी कहते हैं। यदि हम रेशम का इतिहास देखें तो रेशम को वस्त्रों की रानी क्यों कहा जाता है? इसलिए भी कहा जाता है शायद क्योंकि इसमें एक सॉफ्टनेस होती है, कोमलता होती है, इसमें चिकनापन पाया जाता है, चमक काफी अधिक होती है, लचीलापन होता है और उसमें एक लट्टनशीलता का गुण होता है। लट्टनशीलता मतलब ड्रेपिंग क्वालिटी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जब हम सिल्क के फैब्रिक को धारण करते हैं तो वो हमारे शरीर के साथ लटक जाता है, हमारे शरीर के आकार को ले लेता है, उसके साथ ही वो ड्रेप करता है। तो रेशम जो है, इन सब गुणों के कारण इसे वस्त्रों की रानी कहा गया है। रेशम का इतिहास गौरवशाली तो है ही, लेकिन आधुनिक समय में भी रेशम को सबसे उत्तम माना गया है। ईसा से लगभग 2600 साल पहले चीन में रेशम का प्रयोग किया गया। एक चीनी दंत कथा के अनुसार चीन की रानी ने अपने बाग में देखा कि शहतूत के पेड़ पर कुछ कीड़े पत्ते खा रहे हैं और उन्हें कुछ कोकून भी वहां पर दिखाई दिए। उत्सुकतावश उन्होंने अपने साथ उन कुछ कोकून्स को अपने महल में ले आई। अचानक एक कोकून उनके हाथ से गर्म पानी के कप में गिर गया। जब उन्होंने देखा कि कोकून पानी में गिर गया, तब उन्होंने उस कोकून को निकालना चाहा और जब वो कोकून को गर्म पानी से निकालने गई तो उन्होंने देखा उसमें से एक सुंदर महीन सा धागा जो है वो खिंचता चला आ रहा है। तब रानी को यह महसूस हुआ कि क्यों ना इस सुंदर अच्छे लचीले सूत से हम वस्त्र को बनाएं या कपड़ा तैयार किया जाए। चीन से रेशम बनाने की कला बाहर कैसे आई, इसके बारे में बहुत सी अलग अलग कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं और ऐसा मानना है कि चीनी प्रवासी इन कीड़ों को जापान और पूर्वी देशों में पहचाने लगे। रोमन राजकुमारियां चीन से आई रेशम की पोशाक पहनती थी और धीरे धीरे पर्शिया से लेकर पश्चिम तक रेशमी वस्त्रों का कारोबार फैलने लगा। प्राचीन समय में रेशमी वस्त्रों को राजसी वैभव का प्रतीक माना जाता था। क्योंकि इन वस्त्रों की कीमत इतनी अधिक हुआ करती थी कि इन्हें राजा महाराजाओं का वस्त्र कहा जाने लगा, क्योंकि वही इन कीमती वस्त्रों को धारण कर सकते थे। और इस बात का उल्लेख हमें हमारे भारतीय ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। भारत में मैसूर, जम्मू कश्मीर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास एवं हैदराबाद में रेशम का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। यदि हम रेशम के उद्गम या इसके ओरिजिन या इसका सोर्स देखना चाहें, स्रोत कि रेशम हमें कहां से प्राप्त होता है, तो रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है और इन कीड़ों को शहतूत की
पत्तियां खिलाकर पाला जाता है। इसके लिए शहतूत की खेती की जाती है और उसके पत्तों पर इन रेशम के कीड़ों को पालते हैं, जिससे हमें सुंदर और आकर्षक रेशमी वस्त्र प्राप्त होते हैं। रेशम का उत्पादन, प्रोडक्शन, सिल्क का प्रोडक्शन देखेंगे अब हम। रेशम जो है एक प्रोटीन तंतु है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन पाया जाने का मतलब ये है, प्रोटीन क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये एनिमल फाइबर होता है। ये हमें प्राणियों से, प्राणिज, रेशम का कीड़ा क्या हुआ? एनिमल हुआ, एक तरह का कीट हुआ, पतंग हुआ, तो इससे हमें रेशमी धागा मिलता है। इसलिए हम रेशम को एक प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं। रेशम का उत्पादन जो होता है उसमें रेशम के कीड़े के मुंह के पास 2 ग्रंथियां होती हैं, और इन ग्रंथियों से वो एक लसलसा चिपचिपा पदार्थ जो है वो स्रावित करता है, और इस पदार्थ को वो अपने मुंह को अपने शरीर के चारों तरफ ऐसे घुमाता है, जिससे वो जो लसलसा पदार्थ होता है वो उसके शरीर पर लिपटता चला जाता है और हवा के संपर्क में आकर सूख जाता है, और यही जो है हमें रेशम के धागे के रूप में प्राप्त होता है। रेशम हमें रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो रेशम के कीड़ों की भी कई प्रजातियां होती हैं। उसमें से मुख्य रूप से 2 होती हैं। बॉम्बेक्सी मोरी, बॉम्बेक्सी मोरी जाति के जो कीड़े होते हैं वो शहतूत की पत्तियों पर पलते हैं, और इन कीड़ों से हमें अच्छी क्वालिटी के, अच्छे किस्म के रेशमी वस्त्र प्राप्त होते हैं। दूसरी किस्म होती है इनके कीड़ों की एंथरा पर्नी। एंथरा पर्नी जो कीट होते हैं ये ओक की पत्तियों पर पलते हैं। साधारणतः रेशम प्राप्त करने के लिए शहतूत की पत्तियां खाकर पलने वाले रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, और यह प्रक्रिया सेरीकल्चर कहलाती है। रेशम के उत्पादन में जो सबसे पहली प्रक्रिया हम देखेंगे है वो है कीड़ों को पालना। तो कीड़ों को पालने के लिए, क्योंकि हमें शहतूत की पत्तियां चाहिए, तो इसके लिए जो ये कार्य करते हैं, सेरीकल्चर का काम जो करते हैं, वो शहतूत की खेती करते हैं। शहतूत की पत्तियों पर इन कीड़ों को पालते हैं। इन कीड़ों की आयु जो होती है वो लगभग 2 माह तक की होती है। इन 2 माह में ये कीड़े 4 विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं। ये 4 अवस्थाएं होती हैं: अंडा, एग, लार्वा, प्यूपा और मॉथ या कीड़ा। जब यह प्यूपा की स्टेज में होता है, प्यूपा की अवस्था में जब ये कीड़ा आता है, तब इसे रेशम की प्राप्ति के लिए मार दिया जाता है। प्यूपा की अवस्था के पश्चात और कीड़े बनने की अवस्था से पहले की स्थिति कोकून की होती है। ठीक है? क्या होता है, रेशम के कीड़े जो स्वस्थ और हेल्दी कीड़े होते हैं उनको हम शहतूत के पत्तों पर पालते हैं, जिससे ये अंडे देते हैं। इनके अंडे से फिर लार्वा बनता है, और ये लार्वा जो होता है वो प्यूपा की अवस्था में आता है। इस दौरान ये अपने मुंह से ग्रंथियों का स्राव करते हैं, और ग्रंथियों का नहीं, इसमें एक चिपचिपा लसलता पदार्थ का स्राव करते हैं, जो अपने शरीर के चारों तरफ वो लपेटते जाते हैं, और यही सूखता है, और ये कोकून के फॉर्म में आ जाते हैं। अंडों को लार्वा बनने में लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है। लार्वा तेजी से शहतूत की पत्तियां खाकर बड़ा होता है, और ये कैटरपिलर का फॉर्म ले लेता है। कैटरपिलर के रूप में ये आ जाता है, और इसी समय यही वह अवस्था होती है जब वह अपने मुंह के सामने स्थित 2 छिद्रों से लसदार पदार्थ निकालता है। यह हवा के संपर्क में आकर सूखता है और धागे का रूप ले लेता है। ये धागा दोहरा होता है। दोहरा क्यों होता है? क्योंकि उसके मुंह के सामने 2 छिद्र होते हैं। इन दोनों छिद्रों से वो लसलसा पदार्थ निकालता है, और यही दोहरे धागे के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये दोनों धागे जो होते हैं, सेरेसिन नामक एक गोंद होता है, जिसकी सहायता से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। यह कोकून की अवस्था होती है। ठीक, कौन सी अवस्था होती है? यह कोकून की अवस्था होती है। इस समय कीड़ा जो होता है वो एकदम सुप्त अवस्था में आ जाता है, और यह प्यूपा की अवस्था कहलाती है। इसी समय कोकून को धागा निकालने के लिए एकत्र किया जाता है।
ये देखिए आप इस स्लाइड में आपको दिखाया जा रहा है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म, रेशम के कीड़े का जीवन चक्र कैसा होता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं एक शहतूत की पत्ती दिखाई जा रही है, उसमें अंडे रखे हुए हैं। यहाँ शहतूत की पत्तियां ये खा के यहाँ से ये किस में बदल रहे हैं, लार्वा में बदल रहे हैं। अंडे से क्या निकला, लार्वा निकला। लार्वा जो होता है इन शहतूत की पत्तियों को खाता है और इतना अधिक खाता है कि जब तक इसका पेट नहीं भर जाता ये खाता रहता है, और जब खा के ये तृप्त हो जाता है उसके बाद फिर सारी सिल्क प्रोसेस, सिल्क बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये अपने ग्रंथियों से लार जैसा चिपचिपा पदार्थ निकालता है और ये चिपचिपा पदार्थ उसके हवा के संपर्क में आके सूखने लगता है और इस दौरान ये प्यूपा और प्यूपा से ये कोकून के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, नीचे आप देख रहे हैं कोकून दिखाया गया है। कोकून के फॉर्म में जब ये होता है इसी दौरान हम इसको सिल्क प्राप्ति के लिए मार देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि ये इसको हम छोड़ दें तो ये प्यूपा की स्टेज को पार करके ये क्या बन जाएगा, कीड़ा बन जाएगा, एडल्ट मॉथ में बदल जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब कीड़ा बन जाएगा कोकून के अंदर तो वो कोकून को तोड़कर बाहर निकलता है। तो कोकून को तोड़ने से क्या होगा, सिल्क के धागे की लंबाई जो होती है वो कम हो जाती है क्योंकि धागा जो है वो टूट जाता है। तो यही स्टेज होती है प्यूपा की स्टेज, जब कोकून फॉर्मेशन हो जाता है इस दौरान हम उसको सिल्क की प्राप्ति के लिए मार देते हैं। नेक्स्ट, जब कोकून फॉर्म हो जाता है, कोकून तैयार हो जाता है, इसके बाद हम इसकी छटाई करते हैं। कोकून को उनके रंग, आकार, रचना और आकृति के अनुसार अलग अलग किया जाता है, क्योंकि अलग अलग किस्मों के कोकून से हमें रेशे की अलग अलग किस्में मिलती हैं या कोकून से रेशे की किस्म जो होती है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट जो प्रक्रिया होती है इसके उत्पादन में वो है शुद्धिकरण। इस प्रक्रिया में कोकून को साबुन के घोल में डुबाया जाता है और इससे तंतु नर्म और मुलायम हो जाता है, साथ ही उसमें एक सफेदी आ जाती है और रेशे की चमक बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो प्रक्रिया है वो है गोंद नर्म करना। जैसे हमने अभी देखा दो नोजल में से उसके छिद्रों में से रेशे निकलते हैं और वो शरीर में लपेटता जाता है, तो ये रेशे किससे जुड़े होते हैं, सेरिसिन से जुड़े होते हैं, गोंद से जुड़े होते हैं। तो कोकून को हम गर्म पानी में डालते हैं, इसमें से कुछ मात्रा में गोंद जो है निकल जाती है और इससे धागे को अलग करने में, दोनों धागे को अलग करने में आसानी होती है। इसके बाद की प्रक्रिया है ब्रश करना। कोकून की ऊपरी परत और अन्य अशुद्धियां जो होती हैं उसमें, उसको ब्रश की सहायता से हटाया जाता है। ब्रश करने से तंतु का किनारा भी हमें मिल जाता है और इससे हमें उस रेशे को रील में लपेटकर लच्छियां बनाने में आसानी होती है। जब हमें इस ब्रश की क्रिया के पश्चात तंतु का किनारा मिल जाता है तो आगे की जो प्रक्रिया होती है वो होती है धागों को लपेटना। कोकून से धागे का शोर मिल जाने पर इसे रील पर लपेट लिया जाता है। यह क्रिया रीलिंग कहलाती है। जैसे ही एक कोकून के धागे को लपेटने की क्रिया खत्म होती है, तुरंत उसी में दूसरा कोकून का धागा जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक कोकून से 1000 से 2000 फीट तक अविरल लंबा धागा प्राप्त होता है। रेशम के रेशे फाइब्रिन प्रोटीन से बने होते हैं। इन रीलों से लच्छियां बना ली जाती है और लच्छियां जो होती हैं लगभग उसका वजन 135 पाउंड के आसपास होता है और इसके फिर अलग अलग बंडल बना लिए जाते हैं, जिसको आगे हम भेजते हैं फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की आगे की जो प्रोसेस होगी उसके लिए। इस चित्र में, इस स्लाइड में आपको कोकून का चित्र दिखाया गया है। इस तरह से कोकून जो होता है वो दिखाई देता है जब वो बनकर तैयार होता है और इसी स्टेज में हम उसको रेशम से धागे बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। देखिए इस स्लाइड में भी आपको कोकून दिखाया गया है। लेफ्ट साइड पे कोकून दिख रहा है किस तरह का होता है, उससे हम सिल्क थ्रेड प्राप्त करते हैं। गेटिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून। कोकून से हमने रेशम का धागा प्राप्त किया और फिर उसकी, जैसा चित्र में दिखाया गया है, इस तरह की उसकी लच्छियां जो है वो बनाकर तैयार कर ली जाती हैं। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद धागों का निर्माण किया जाता है।
बंडल को खोलकर इनको हम अच्छे से मिलाते हैं और कुछ कुशल कारीगर होते हैं जो इनको अलग करते हैं। इनके रंग, आकार, रचना आदि के अनुसार इनको अलग कर लिया जाता है। गर्म पानी में डालकर सेरेसिन बचा हुआ, यदि कोई सेरेसिन उसमें बच जाता है, उसमें गोंद बच जाती है, तो गर्म पानी में डालकर उसको अलग किया जाता है और फिर लच्छियों को सुखाकर फ्रेम पर लगाकर एक छोटे बॉबिन में इसको लपेट लिया जाता है। लपेटते समय आवश्यकता अनुरूप इसमें ऐठन दी जाती है, ट्विस्ट दी जाती है, इसको थोड़ा सा घुमाया जाता है और फिर इसको हम रील में लपेटते हैं। आगे की प्रक्रिया होती है ब्लीचिंग या विरंजन। विरंजन की क्रिया अनेक बार करने से रेशम की लच्छियां जो होती हैं या रेशम के धागे जो होते हैं वो सफेद हो जाते हैं। इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीच का उपयोग करते हैं। ब्लीचिंग की प्रक्रिया के बाद सारा गोंद जो होता है इसमें का वो निकल जाता है और सिल्क का फाइबर या सिल्क का जो रेशा होता है वो सफेद हो जाता है। आगे नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है इसमें होती है गोंद हटाने की प्रक्रिया, डिगमिंग की प्रोसेस। ठीक है, तो रेशम के धागे जब हम तैयार करते हैं तो धागे में जो गोंद का अंश बचा होता है, थोड़ा बहुत भी यदि उसमें गोंद बचा हुआ है तो उसे हटाना आवश्यक होता है। और गोंद हट जाने के बाद धागा जो होता है बहुत ही अधिक सॉफ्ट हो जाता है, कोमल हो जाता है और चमकदार हो जाता है। धागे में कई बार हम हल्की सी गोंद को छोड़ भी देते हैं, क्योंकि यदि हम पूरा गोंद निकाल देंगे तो धागा स्टिफ हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा और इसकी बुनाई में फिर मुश्किल होती है। बुनाई के समय फिर ये धागा जो है वो टूटने लगता है। इसलिए धागे में हल्की सी गोंद को रहने भी दिया जाता है ताकि बुनाई के पश्चात धागा जो है, जब बुनाई हो जाए उसके पश्चात फिर हम इसमें से गोंद को हटा सकते हैं। आगे की प्रक्रिया है वजन बढ़ाना, वेटनिंग की प्रोसेस। इतनी सारी इसमें गम होती है फाइबर के बीच में, ठीक है, तो इन सब गम्स को या गोंद को निकालने से इसका वजन बहुत अधिक कम हो जाता है, ये बहुत हल्का हो जाता है। ऐसी स्थिति में इसके वजन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जाती है। सूत निर्माण से पूर्व रेशम के तंतुओं में से गोंद हटाने की प्रक्रिया की जाती है, इससे रेशम का वजन कम हो जाता है। इस समय रासायनिक पदार्थों की सहायता से इसका वजन बढ़ाया जाता है। रेशमी वस्त्रों के वजन का लगभग 20% वजन जो होता है वो रेजिन का होता है। रेजिन की सहायता से हम सिल्क फैब्रिक्स का वजन बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके बाद की प्रोसेस होती है, अब सब कुछ हो गया, कपड़ा बनकर तैयार हो गया, फिर हम इस पर प्रिंटिंग करते हैं। रेशमी वस्त्रों को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए इस पर छपाई का कार्य किया जाता है। इस पे हम मुख्य रूप से रोलर, ब्रॉक, स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। छपाई के बाद की प्रक्रिया रंगाई भी होती है। रंगाई जो होती है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधा साधा हम यदि इसको मार्केट में बेचे तो ये इतने सुंदर और आकर्षक दिखाई नहीं देते। रंगों के द्वारा हम इनकी सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। रेशम रंगों के प्रति इसकी सादृश्यता कैसी होती है? इन पर अम्लीय रंग आसानी से किए जा सकते हैं। ये रंग काफी पक्के होते हैं और इन रंगों से रेशमी वस्त्रों पर एक खास चमक आ जाती है। ठीक है, इसमें हम अम्लीय रंगों का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अम्ल जो होते हैं वो रेशम को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए हम रेशमी वस्त्रों पर अम्लीय रंगों का प्रयोग करते हैं। आगे की जो प्रक्रिया होती है वो होती है परिसज्जा की या फिनिशिंग की। फिनिशिंग हर फैब्रिक के लिए जरूरी होता है, तो सिल्क पर भी हम फिनिशिंग का कार्य करते हैं। फिनिशिंग या परिसज्जा से इसकी चमक, कोमलता, लटकलशीलता का इसका जो गुण होता है प्राकृतिक रूप से इसमें जो ये पाया जाता है, उसकी परिसज्जा तो की ही जाती है। साथ ही साथ इन्हें बहुत अधिक परिसज्जा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप में ही इसकी इतनी अधिक विशेषताएं होती है कि ये अपने आप में संपूर्ण फाइबर, संपूर्ण तंतु होता है, जिससे कि हम सुंदर और आकर्षक रेशमी वस्त्र प्राप्त करते हैं। अब हम देखेंगे रेशम के प्रकार। इस स्लाइड में देखिए आपको एक डायग्राम की सहायता से दिखाया गया है रेशम कितने प्रकार के होते हैं। तो रेशम दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। एक होते हैं
उत्पादित रेशम, कल्टीवेटेड रेशम, और दूसरा होता है स्वनिर्मित रेशम। रेशम उत्पादित रेशम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। लपेटा हुआ रील सिल्क होता है एक, तो दूसरा होता है स्पन सिल्क, कता हुआ रेशम। स्वनिर्मित रेशम जो होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं, टसर सिल्क, मूंगा सिल्क और अरंडी सिल्क। रेशम के प्रकार को हम यहाँ कुछ अच्छे से समझते हैं। उत्पादित रेशम क्या होता है, जैसा कि नाम से ही हम समझ में आ रहा है हमें, इन रेशम के कीड़ों को शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है और इसलिए इसे हम उत्पादित या कल्टीवेटेड सिल्क कहते हैं। ये सिल्क दो प्रकार के होते हैं, एक तो लपेटा हुआ रेशम रील सिल्क और दूसरा स्पन सिल्क। लपेटा हुआ रेशम जो होता है ये 300 से 800 गज तक लंबा लगातार लंबाई वाला होता है। इसमें ट्विस्ट की मात्रा काफी कम होती है और इसलिए इसका रेशा कोमल, चमकदार, वैभवपूर्ण होता है और ये लपेटा हुआ रेशम कहलाता है। दूसरा है इसमें कता हुआ रेशम या स्पन सिल्क। इसमें रेशम के छोटे धागे जिन्हें रील में लपेटा नहीं जा सकता, ऐसे धागों से हम बना हुआ रेशम जो होता है वो कता हुआ रेशम या स्पन सिल्क कहलाता है। स्वनिर्मित रेशम, स्वनिर्मित रेशम जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं, इस रेशम के कीड़ों को अलग से पालने की आवश्यकता या जरूरत नहीं पड़ती। इसके कीड़े जंगल में रहते हैं, अपने आप पलते हैं, इसलिए इस रेशम को हम जंगली रेशम के नाम से भी जानते हैं। स्वनिर्मित रेशम जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है टसर सिल्क। ये कीड़े ओक और बबूल के जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियों को खाकर पलते हैं। क्योंकि ये जंगल में होते हैं, वहां ओक और बबूल के पेड़ आसानी से मिल जाते हैं, तो ओक और बबूल के पेड़ पर जो कीड़े इनको खाकर, इनके पत्तों को खाकर पलते हैं, वो टसर सिल्क का निर्माण करते हैं। इनका रंग जो होता है त्वचा के रंग के समान होता है और इसका सर्वाधिक उत्पादन जो होता है भारत और चीन में होता है। दूसरा जो रेशम होता है वो है मूंगा रेशम, मूंगा सिल्क। ये कीड़े ओक की पत्तियां खाकर पलते हैं और पत्तियों में चूंकि टैनिक एसिड होता है, ठीक है, ओक की जो पत्तियां होती हैं उनमें टैनिक एसिड की अधिकता होती है, जिसका प्रभाव इन कीड़ों पर भी देखा जाता है और यही कारण है कि ये रेशम जो होता है, मूंगा रेशम जो होता है, वो कड़ा, भारी और थोड़ी लो क्वालिटी का, घटिया किस्म का होता है। ये भूरे और सुनहरे रंग का होता है। तीसरा जो इसमें रेशम है वो है अरंडी रेशम, एरी सिल्क जिसे हम कहते हैं। ये एरी सिल्क जो है इसके कीड़े अरंडी पेड़ के पत्ते खाकर पलते हैं और इसके कोकून से प्राप्त रेशम बारीक व कोमल होता है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और आसाम में अधिकता से होता है और रंग जो है वो पीलापन लिए हुए कुछ सफेद सा होता है। अब हम देखेंगे रेशम के गुण। रेशम के जो फाइबर है, जो तंतु है, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। क्योंकि गुण जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं, या इनकी विशेषताएं हम कह सकते हैं इसको। रेशम की विशेषताएं तो एक भौतिक विशेषता होती है, रासायनिक विशेषता होती है। तो ये जो स्लाइड में आप देख रहे हैं ये इसकी भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। इसमें पहली जो विशेषता है या इसका रेशम का गुण है वो है लंबाई। प्राकृतिक तंतुओं में रेशम सबसे लंबा तंतु है। इसकी लंबाई 1200 से 4000 फीट तक होती है और इसी कारण इससे बने वस्त्र चिकने और चमकदार होते हैं। सेकेंड पॉइंट है व्यास। इनका व्यास जो होता है 9 से 11 माइक्रोन तक होता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर या सूक्ष्मदर्शी रचना। यदि हम माइक्रोस्कोप से रेशम के तंतु को देखते हैं तो इसमें गोंद की उपस्थिति के कारण ये अनियमित आकार के दिखाई देते हैं और गोंद यदि हम हटा दें डीगमिंग की प्रोसेस के बाद, फिर इसका रेशा जो होता है चिकना, लंबा, पारदर्शी और दोहरे धागे के रूप में दिखाई देता है। फिर इसका संगठन या कंपोजिशन। रेशम के तंतु में मुख्य रूप से फाइब्रिन और सेरेसिन, फाइब्रिन प्रोटीन है और सेरेसिन गम है। ये दोनों लगभग 95 से 98% प्रतिशत तक इनकी मात्रा होती है। 1.5% इसमें वैक्स
दिखाया गया है, मोम प्लस वसा, और बाकी के जो पदार्थ होते हैं खनिज पदार्थ वो 0.5% तक होता है। इसमें एमिनो एसिड्स जो होते हैं मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और वो होते हैं ग्लाइकॉन, ल्यूसीन, टायरोसिन और एलेनाइन एमिनो एसिड जो है इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। रेशम के तंतु का रंग जो होता है वो हल्का भूरा या क्रीम कलर के ये तंतु दिखाई देते हैं। मजबूती यदि हम देखें तो ये मजबूत होते हैं, इसकी लंबाई ही इसकी मजबूती का कारण होती है, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत अधिक होती है और जो फाइबर लंबे होते हैं उनकी मजबूती जो है वो अच्छी होती है। इसमें चमक बहुत अधिक पाई जाती है। ये देखिए इस स्लाइड में आपको रेशम के तंतु की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताया गया है। माइक्रोस्कोप से यदि हम इसे देखें तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें फाइब्रिन जो है वो प्रोटीन है जिससे कि फाइबर का निर्माण होता है, और सेरेसिन जो है वो गम है। तो दो फाइबर इसमें आप फाइब्रिन दिख रहे हैं आपको दो तरह से, दो, क्योंकि ये दोहरा धागा होता है, और दोहरा धागा इसलिए होता है क्योंकि इसमें कीड़े के सामने मुंह की तरफ दो जो छिद्र होती, दो ग्रंथियां होती, उसमें से वो लसलसा पदार्थ निकालकर रेशे का निर्माण करता है। तो फाइब्रिन जो होता है वो सेरेसिन से जुड़ा हुआ होता है, सेरेसिन गम से जुड़ा हुआ होता है, और इस गम को, गोंद को हम डिगमिंग की प्रोसेस से निकालते हैं, जिससे कि दोनों फाइबर जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका जो गुण होता है रेशम के तंतु का, या इसकी जो विशेषता होती है वो होती है लचीलापन। रेशम में अधिक या आश्चर्यजनक रूप से लचीलापन पाया जाता है, और इसी कारण इसके वस्त्र जो होते हैं वो अत्यधिक कोमल होते हैं। इसमें प्रत्यास्थता भी बहुत अच्छी होती है। ये रेशम का प्रत्यास्थता में दूसरा स्थान होता है। सबसे पहले जो सबसे अधिक जो प्रत्यास्थता पाई जाती है, रेजिडेंसी जो पाई जाती है वो ऊन में होती है, और उसके बाद रेशम में होती है। यदि लगातार फैलाकर खींचकर हम इसे छोड़ दें तो यह अपना आकार प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसमें रेजिडेंसी होती है, लेकिन फिर भी ये इसमें इस गुण में थोड़ा सा ये इसमें कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रतिस्कंदता। पर्याप्त प्रतिस्कंदता पाई जाती है। वस्त्र को दबाकर छोड़ने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसके पहले का जो पॉइंट था वो था प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी रेशम में वैसे भी कम होती है, यदि हम इसको खींचे तो ये बहुत खिंचता नहीं है, ठीक है ना। तो इलास्टिसिटी कम होती है, और रेजिलेंसी जो होती है इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट इसका जो गुण होता है या अगली इसकी जो विशेषता है वो है सिलवट प्रतिरोधकता। लचीलापन और प्रत्यास्थता अत्यधिक होने के कारण रेशमी वस्त्रों पर सिलवट नहीं पड़ती, परंतु ऐसे रेशमी वस्त्र जिनके वजन में वृद्धि की गई हो, जिसमें हम वेटनिंग की प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम रेजिन का उपयोग करते हैं, उनमें आसानी से सिलवटें पड़ सकती हैं। नेक्स्ट इसमें जो गुण पाया जाता है वो है ताप संवाहकता। क्योंकि रेशम जो है प्रोटीन का बना होता है, और इसी कारण यह ताप का बुरा संवाहक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट पॉइंट है रगड़ का प्रभाव। फ्रिक्शन का, घर्षण का या रगड़ का प्रभाव। रगड़ से वस्त्र की सतह इसकी खुरदुरी हो जाती है, और इसके चमक को भी काफी नुकसान पहुंचता है। अब इस स्लाइड में आप जो देख रहे हैं अम्ल, अम्ल जो है एक प्रकार का रसायन है, केमिकल है। तो ये रेशम के तंतु के रासायनिक गुणों के अंतर्गत आता है। अम्ल का प्रभाव, हल्के और तनु अम्ल का रेशम पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता, बल्कि उसकी चमक जो है वो थोड़ी सी बढ़ी जाती है। ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन कॉन्सेंट्रेट इनऑर्गेनिक एसिड, सांद्र अकार्बनिक अम्ल का इन पर हानिकारक प्रभाव देखा जाता है। अगली विशेषता है क्षार का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अल्कली। अल्कली या क्षार के तनु और सांद्र दोनों रूप रेशम के तंतु को हानि पहुंचाते हैं। रंगों के प्रति सादृश्यता। रेशम के तंतुओं में रंगों के प्रति उत्तम सादृश्यता होती है। अम्लीय रंग, ठीक है, अम्लीय रंग
का इन पर हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विरंजक का प्रभाव। विरंजक मतलब ब्लीच। विरंजकों का बुरा प्रभाव पड़ता है हल्के और मृदु विरंजक। मृदु मतलब सॉफ्ट या डाइल्यूट जो ब्लीच होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग हम सिल्क के रेशे पर कर सकते हैं। अगली इसकी विशेषता है कीड़ों व फफूंद का प्रभाव। इस पॉइंट के अंतर्गत यदि हम देखें तो अधिक समय तक नमी और सीलन युक्त स्थान पर रहने से रेशमी वस्त्रों पर फफूंद लग जाती है। चूंकि रेशम में अनेक प्रकार की परिसज्जा की हुई होती है, इसलिए अच्छी तरह से यदि हम इसे स्टोर ना करें, संग्रहित ना करें, तो इस पर कीड़े लगने का भी डर बना रहता है। थैंक यू।